नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज हम एक नए आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं जो एक मिनी रत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और इस आईपीओ के बारे में बातचीत करने के लिए, जानकारियाँ देने के लिए खुद कंपनी के सीएमडी चौधरी शिवराज सिंह हमारे साथ हैं। शिवराज सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। इस समय अगर आपके आईपीओ का आकार देखें, लगभग साढ़े 1800 करोड़ रुपए का है, 1842 करोड़ रुपए का। और ये पूरा-पूरा शत-प्रतिशत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है। यानी इसमें सारा पैसा जो है वो प्रमोटर्स के पास जाएगा, यानी आपके केस में कोल इंडिया जो प्रमोटर है। पहले आप अपनी कंपनी के कामकाज के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जितनी कोल इंडिया की सब्सिडियरीज़ हैं, उनमें बाकी सब्सिडियरीज़ तो प्रोडक्शन का काम करती हैं, लेकिन आपकी कंपनी माइन प्लानिंग और डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट के रूप में काम करती है। तो मूल रूप से आप क्या काम करते हैं और उसमें आपके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या रहते हैं? नमस्कार राजीव जी, मैं बहुत संक्षिप्त में हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करता हूं तो क्लैरिटी आएगी। जैसे कि सीएमपीडीआई कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। कोल इंडिया 1975 में फॉर्म हुई थी एज होल्डिंग कंपनी ऑफ 5 सब्सिडरी कंपनीज, 4 ऑफ देम कोल प्रोड्यूसिंग और एक एक्सप्लोरेशन और माइन प्लानिंग के लिए जो सीएमपीडीआई है। वो 4 आगे बढ़ करके 7 हो गई, तो आज कोल इंडिया के पास 7 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी कंपनी है और एक माइन प्लानिंग एंड एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। जैसा कि मैंने बोला कि एक्सप्लोरेशन और माइन प्लानिंग के लिए ये कंपनी कोल इंडिया ने बनाई थी, तो हमारा काम स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेशन से। इनफैक्ट एक्सप्लोरेशन के पहले भी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, कहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना है, कौन से ब्लॉक को माइन पहले बनना है, ये कोल इंडिया के साथ 50 ईयर्स से हम कर रहे हैं, 1975 से। और जैसे कोल ब्लॉक्स का कैप्टिव और कमर्शियल अलॉटमेंट शुरू हुआ, तो ये हमारा क्लाइंट बेस बढ़ा और हम सारे कोल सेक्टर में ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो एक्सप्लोरेशन करने के बाद में जो डाउनस्ट्रीम सर्विसेज होती हैं, माइन प्लान बनाना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, एनवायरनमेंट असेसमेंट करना, ईआईए, फिर उसका मैनेजमेंट प्लान बनाना, फिर माइन जब ऑपरेशन में आती है, इनफैक्ट माइन ऑपरेशन, कोल माइन ऑपरेशन आने के लिए करीब 30 और क्लियरेंसेज चाहिए होते हैं, वो सारे क्लियरेंसेज में सपोर्ट करना। फिर माइन ऑपरेशन में आती है तो ऑपरेशनल प्लान देना, उनका एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करना, रिपोर्ट्स बनाना, क्योंकि हम ईएसजी रिपोर्टिंग में भी मदद करते हैं कोल इंडिया एंड अदर कोल कंपनीज एंड माइनिंग कंपनीज को। एंड फिर जियोमेट्रिक सर्विसेज, जो कि सर्वे की सर्विसेज हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट की सर्विसेज हैं। एक माइन से जब कोल निकलता है तो साथ में कुछ वेस्ट निकलता है, ऐसी कोई ओर निकलता है किसी मिनरल माइन से तो उसके साथ में कुछ वेस्ट निकलता है, उनका मेजरमेंट करना। फिर अल्टीमेटली इन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्लानिंग करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना। जैसे कि कोल के लिए देखें तो कोल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कि रेक लोडिंग तक हम जाएंगे। एंड इसी तरह से फिर माइन क्लोजर सर्विसेज प्रोवाइड करना। 2009 में माइन क्लोजर की गाइडलाइंस आई, उसके बाद में हम लोग माइन क्लोजर की प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, एंड सीएमडी इज आल्सो ऑडिटिंग एजेंसी फॉर माइन क्लोजर। तो ये काम भी करते हैं। तो एक तरफ जहां हम प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं, दूसरी तरफ हम माइंस क्लोज भी करते हैं। तो इनफैक्ट हम माइनिंग से पहले भी, माइनिंग के साथ भी और माइनिंग के बाद भी। जी, तो ये अच्छा है, आपने जीवन बीमा वाला वो नारा जो है उसको अपने लिए बदल लिया है। थोड़ा सा आगे जोड़ दिया। जी, तो ये बताइए, मूल रूप से आपकी कंसल्टिंग वाली सेवाएँ हैं। लेकिन पूरी तरह से आपकी जो रेवेन्यू डिपेंडेंस है वो कोल इंडिया पर ही है। इसके बावजूद मैं आपके रेवेन्यूज़ के अगर पिछले 2-3 साल के ही आंकड़े देखूँ तो काफ़ी तेज़ बढ़त हुई है। क्या कोल इंडिया की गतिविधियाँ पिछले 2-3 साल में इतनी बढ़ गई हैं जिसके चलते आपके रेवेन्यू को एक सीधा बूस्ट मिला है? तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। अगर सिर्फ कोल की बात करें तो कोल इंडिया का बड़ा वॉल्यूम हमारे पास में है, क्योंकि कोल इंडिया का ओवरऑल मिनरल सेक्टर में कोल का बड़ा वॉल्यूम है और कोल में कोल इंडिया का बड़ा वॉल्यूम है। और कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी है। टोटल माइन प्लानिंग एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्योंकि कोल इंडिया के लिए करते हैं, तो कोल इंडिया का वॉल्यूम बड़ा है। और एट द सेम टाइम जैसे कि कमर्शियल ब्लॉक्स, कैप्टिव ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनका वर्क भी हमारे पास में आता है। इनफैक्ट उसका एक्सप्लोरेशन जो गवर्नमेंट फंडिंग से होता है वो हम ही करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हमको 2 तरह के फंड मिलते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए और आर&डी के लिए। तो जैसे गवर्नमेंट की पुश होती है, एक्सप्लोरेशन बढ़ाना है, और माइंस खोलना है और ब्लॉक्स ऑक्शन में जाने हैं, तो वहाँ से काम बढ़ता है।
अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में हमारे पास में एक्सप्लोरेशन का काम बहुत बढ़ा है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं। 1 बिलियन टन का कोल इंडिया का टारगेट, 1.5 बिलियन टन का मिनिस्ट्री का टारगेट 2030 तक, उस दिशा में जाने के लिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोल हैंडलिंग और कोल लोडिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका काम बहुत तेजी से बढ़ा है। साथ ही साथ 2 नए वर्टिकल्स पे बहुत बड़ा काम बढ़ा है। काम पहले भी होता था, बट वो सब्ज्यूम्ड थे हमारी माइन प्लानिंग में। वो है एनवायरनमेंट और जियोमेटिक्स। जैसे-जैसे एनवायरनमेंट रेगुलेशंस और स्ट्रिक्टर होती हैं, हमारा काम और बढ़ता है उसकी कंप्लायंसेस कराने के लिए। तो आप देखेंगे तो प्रेजेंटली 17% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सर्विसेज एंड 16% फ्रॉम जियोमेटिक सर्विसेज, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम का सर्वे भी करना है। ये दोनों वर्टिकल सेक्टर एग्नोस्टिक भी हैं। हमको कोल माइन और माइनिंग के बाहर भी काम मिलते हैं इसके। तो इसलिए इसमें आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में काफ़ी तेज़ी आई है। क्या कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी आप अपनी सेवाएं देते हैं, या आपकी 100% रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट या पीएसयू पर आधारित है? अगर फिगर्स में बात करें तो अभी 67% लास्ट ईयर कोल इंडिया से रेवेन्यू मिला है हमको, और 33% आउटसाइड, विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इज फ्रॉम द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर एक्सप्लोरेशन। उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो फंडिंग आ रही है हमको एज एडवांस मिलती है, वो नॉन सीआईएल ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन के लिए मिलती है। नॉन सीआईएल ब्लॉक्स का जब बिडिंग होता है तो फिर बिडर्स जिनको मिला वो रीइंबर्स करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अल्टीमेटली है ये प्राइवेट कंपनीज एंड जो भी पब्लिक सेक्टर बिडिंग में लेंगे कोल ब्लॉक्स, इट्स नॉट फुल्ली गवर्नमेंट, बट हमको गवर्नमेंट से एडवांस मिलता है तो हम उसको गवर्नमेंट फंडिंग में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, हमारे पास में एनएमडीसी है, नेवली लिग्नाइट है, सिंगरेनी है, एंड प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वेदांता है, अदानी है, जेएसपीएल है, जेएसडब्ल्यू है, ऑल बिग नेम्स। जैसे जैसे कमर्शियल ब्लॉक्स लोग ले रहे हैं वो काम हमारे पास में आता है। हमारा क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे तो 38 से 71 हो गया है पिछले 3 सालों में। जी, ओके। सो एक्सक्लूसिवली आप कोल इंडिया या एक्सक्लूसिवली पीएसयू या एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट, ऐसा कारोबार आपका नहीं है। लेकिन अगर आपके कंपटीशन की बात सोचूं मैं, तो आप क्या आपका कोई बिल्कुल पेयर टू पेयर कॉम्पिटिटर बाजार में है, या आपको एक यूनिक एडवांटेज मिला हुआ है? देखिए, यूनिक एडवांटेज तो हमारे पास में है ही, क्योंकि 50 साल का लीगेसी एक्सपीरियंस, कंप्लीट कोल सेक्टर का डेटा, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमको यूनिक तो बनाता ही है। डेटा आज की डेट में गोल्ड है। दूसरा ये है कि हम अगर कोल सेक्टर को ही देखें तो हम एडवाइजरी भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लिए, जहाँ पे कौन से ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन पहले होगा, कौन से ब्लॉक बिडिंग में जाएंगे, इन सब की एडवाइजरी भी हम देते हैं। तो यूनिक पोजीशन हमारी है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लोरेशन के पहले से लेके, इनफैक्ट हम हमेशा बोलते हैं कि आवर वर्क स्टार्ट फ्रॉम द व्हेन फर्स्ट ड्रिल बिट टचेस द ग्राउंड एंड कीप्स ऑन till last hectare of the mined out land is repurposed and rehabilitated। तो ये जो वैल्यू चेन है पूरे माइनिंग की, उस वैल्यू चेन में इंटीग्रेटेड सर्विसेज हमारे अलावा और कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो ये हमारी एक यूनिक पोजीशन है। और दूसरे हमारे पास में एक बड़ा क्लाइंट है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके पास में माइनिंग का सबसे बड़ा वॉल्यूम है। जी, लेकिन कोई लिस्टेड पेयर है आपका, या अभी लिस्टेड स्पेस में कोई सीधा-सीधा तुलना करने लायक कॉम्पिटिटर नहीं है? तो हमारे आरएचपी में अगर आप देखें तो हमने तुलना इसीलिए ईआईएल और राइट्स के कंसल्टेंसी पार्ट की। माइनिंग सेक्टर में कोई कंसल्टेंसी ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है और इस स्केल में नहीं कर रही है। इनफैक्ट ग्लोबल कुछ कंपनीज भी हैं यहाँ पे, जैसे एसआरके है, बट आप देखें तो उनका वॉल्यूम बहुत कम है, कंपेयर करने का उसमें से बनता नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव डन कंपैरिजन विद ईआईएल एंड राइट्स। ओके, तो फिर आपके मर्चेंट बैंकर्स को बड़ी दिक्कत आई होगी वैल्यूएशन के लिए, जब कोई सीधा-सीधा लिस्टेड पेयर है नहीं, कंपेयर किससे करें, तो फिर वैल्यूएशन क्या रखी जाए आईपीओ की, ये सोचने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा। कैसे तय किया आपने वैल्यूएशन को? तो ईआईएल आप देखिए, जैसे ऑयल सेक्टर के लिए कंसल्टेंसी देता है तो उसके कंसल्टेंसी पार्ट को, इसी तरह राइट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसल्टेंसी देता है, उसके कंसल्टेंसी पार्ट को लेकर के उन्होंने वैल्यूएशन के लिए काम किया। जी, तो अब ऐसा लगता है कि इस आईपीओ से आपको पैसे की जरूरत नहीं थी, इसीलिए 100% ओएफएस है। आप डेट फ्री कंपनी भी हैं जहां तक मैं देख पाया। तो आगे के लिए आपकी योजनाएं क्या है लिस्टेड स्पेस में आने के बाद?
क्या आपके कामकाज में या आपके विज़न में या अगले 3-5 साल में आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में निवेशकों को बताने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी एसेट लाइट कंपनी है, हमारे पास में सफिशिएंट कैपिटल है, तो ये जो ओएफएस है, ये तो प्रोसीड्स प्रमोटर को जा रहे हैं, कोल इंडिया को जा रहे हैं। बट वी हैव सफिशिएंट रिजर्व्स विद अस फॉर इनकरिंग कैपेक्स, जिसमें कि हमारी जो योजना है, वो डाइवर्सिफिकेशन की है। जैसे कि कोल इंडिया खुद भी डाइवर्सिफाई कर रहा है अभी मिनरल सेक्टर में, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल में और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। हम भी कोल इंडिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जा रहे हैं, और हमने खुद भी रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए एक एक्सप्लोरेशन का ब्लॉक अपने कैपेक्स से लिया है। सिमिलरली हम ग्लोबल लेवल पे अपने आप को लाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के, स्पेशली एआई का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आजकल जियोलॉजिकल मॉडलिंग जो हम लोग सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और माइन प्लानिंग मॉडल जो सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, उसमें एआई के इंट्रोडक्शन से टर्न अराउंड टाइम बहुत कम किया जा सकता है। उसके लिए भी हमने अभी नेक्स्ट 2 इयर्स में कैपेक्स का प्रोजेक्शन किया है। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को अपलिफ्ट, अपग्रेड और मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। एंड इसका इसका फ़ायदा हमको मिलेगा जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया के साथ और अपनी तरफ से भी। जी, बिल्कुल। तो 2 चीज़ें आपने बहुत महत्वपूर्ण कहीं जो भविष्य के लिए काफ़ी योगदान कर सकती हैं। एक तो रेयर अर्थ का और दूसरे क्या विदेशी बाज़ारों में आपकी नज़र है? क्या आपने पहले से कुछ काम विदेशी बाज़ारों में किया है या आगे आप डाइवर्सिफ़ाई करने जा रहे हैं शुद्ध रूप से विदेशी बाज़ारों में? पहले रेयर अर्थ की बात समझ लेते हैं। आपके हिसाब से आपने कुछ आकलन किया होगा अब तक शुरुआती, भारत में रेयर अर्थ की संभावनाएँ कितनी हैं? क्योंकि हाल के महीनों में हमने देखा कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसा माना जाता है कि रेयर अर्थ्स में भारत में रिजर्व्स विश्व के तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन अभी तक एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं उस लेवल में। तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अब एक्सप्लोरेशन के विंडोज उसमें खुल रहे हैं। लेकिन एक्सप्लोरेशन के बाद ही पता चलेगा कितना एक्सटेंट है, कितना अमाउंट है एंड किस क्वालिटी का है। So अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस has already started the allocation and through bidding. They are offering the blocks. कोल इंडिया ने एक ब्लॉक लिया है, हमने भी एक ब्लॉक लिया है एक्सप्लोरेशन के लिए रेयर अर्थ्स में। सिमिलरली क्रिटिकल मिनरल्स में आप देखेंगे तो उसमें भी कोल इंडिया ने 2 ग्रेफाइट ब्लॉक्स लिए हैं। एंड कोल इंडिया बाहर भी जा रहा है, बाहर में चिले, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में। इनफैक्ट चिले वाला दे आर क्लोजिंग इट वेरी सून। सो वहाँ पर वो क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक ले रहे हैं, जिसके साथ में हम उसमें एक्सप्लोरेशन एंड माइन प्लानिंग सर्विसेज में जाएंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने स्टार्ट किया था एक G2G लेवल पे तंजानिया में एक काम से। उसके बाद हमने फिर अपने इनिशिएटिव से मोजाम्बिक में 2 काम लिए और अभी मोजाम्बिक में फिर एक काम हम क्लोज करने वाले हैं जल्दी। इसके अलावा मिनरल रिच अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ हम मिडिल ईस्ट एशियन नेशंस में और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एक्सप्लोरेशन बिजनेस भी तलाश रहे हैं। जी, तो भविष्य में क्या लगता है आपको ये जो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, क्या आपको लगता है कि कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स इस तरह के हमारे पास हैं जो अगले 1-2 साल में भारत की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को, आयात पर निर्भरता को काफ़ी घटा पाएँगे या अभी समय लगेगा उसमें? थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि अगर एक्सप्लोरेशन देखें तो करीब 18 महीने से लेकर के 2 साल 2.5 साल तक का टाइम एक्सप्लोरेशन में, डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक साइज। जैसे ब्लॉक साइज बोले तो कोई आपको बहुत छोटा ब्लॉक मिलेगा 10 स्क्वायर किलोमीटर का, कोई 200 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक भी मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको करीब 18 मंथ्स टू 2.5 ईयर्स टाइम लगता है एक्सप्लोरेशन में, और माइन से आपको और निकालने तक करीब 4 इयर्स का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से देखें तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि कंट्री जो प्रधानमंत्री जी का भी बार बार कहना रहता है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, और प्रेजेंट सिनारियो ने तो बिल्कुल दिखा दिया कि हर एक कंट्री को अपना अपने आप से आत्मनिर्भर होना होगा, वो मिनरल का क्षेत्र हो, कोल का क्षेत्र हो। तो उसी दिशा में गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश भी है और हम लोग भी लगे हुए हैं। जी, और आपके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में संभावनाएँ तो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि भारत में इतने बड़े स्तर पर आप माइन प्लानिंग का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और आपकी ये कंसल्टेंसी सेवाएँ जो हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं
और उसका काफ़ी बड़ा आपको लाभ है। क्या इसको लेवरेज करके आप दुनिया में काफ़ी आक्रामक तरीके से स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार फैलाना चाहेंगे, या जहाँ-जहाँ कोल इंडिया जाएगी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आप उसके साथ रहेंगे? ये दोनों चीज़ें करने वाले हैं, कोल इंडिया के साथ भी और अपने स्तर पर भी, क्योंकि हमने अपने स्तर पे पहले काम लिए हैं और हमारा रेट्स नाउ दे आर मार्केट वैलिडेटेड इन इंटरनेशनल मार्केट आल्सो। इन फैक्ट वी आर चीपर कंपेयर टू इंटरनेशनल लीडर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि डिजिटल के साथ में हम उनके ग्लोबल स्टैंडिंग के साथ में खड़े होना चाहते हैं, और हम डेफिनेटली बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाएं। जी। तो आज की तारीख में आपके टोटल रेवेन्यू में, कुल कारोबार में इसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का हिस्सा कितना है, और 3-5 साल में आप कितना बदलता हुआ इसको देखते हैं? अभी अगर रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो बहुत कम है, बट इट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट इन कमिंग फ्यूचर। आई एम टारगेटिंग नेक्स्ट 5 years कम से कम 5% का रेवेन्यू हम इंटरनेशनल मार्केट से लाएं। जी, कोल इंडिया का अगर आप बिल्कुल। देखें तो कोल इंडिया अपने डाइवर्सिफिकेशन से 15% रेवेन्यू अर्न करने जा रहा है नेक्स्ट 5 years में। सो वी आर विद देम एंड एज वेल एज वी आर टारगेटिंग आवर ओन बिजनेस देयर। और चूँकि पिछले 2 साल के अंदर आपके रेवेन्यूज़, आपके एबिटा, आपके नेट प्रॉफ़िट, इन तीनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़त हुई है। तो निवेशक ये समझना चाहेंगे कि अगले 3-5 साल में भी क्या इसी तरह की रेट बढ़त रहेगी? कोई अगर आप जिसको कहते हैं कि एक पूर्वानुमान देना, वो शायद नियमन के हिसाब से ठीक ना हो, लेकिन एक निवेशकों को अंदाज़ा कि अगले 3-5 साल में किस तरह की ग्रोथ आप दिखा पाएँगे? जो पिछले 2 साल में हुई है, वैसा ही कुछ चलेगा, या कहीं पर एक मॉडरेशन होगा? देखिए, वैल्यूएशन पर्पस से हमने 10% का ग्रोथ दिया था नेक्स्ट 5 years में, 10% सीएजीआर में। बट अगर मैं संभावना व्यक्त करूं तो मुझे जो लगता है जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है एक्सप्लोरेशन इन कोल सेक्टर, देन डाउनस्ट्रीम सर्विसेज रिलेटेड टू द एक्सप्लोरेशन दैट विल बी टेकन अप, और साथ ही साथ जो हम उसको टॉप अप करेंगे आउटसाइड कोल सेक्टर से भी, तो मुझे लगता है जिस तरह की हम ग्रोथ अभी पिछले 3 सालों में देख रहे हैं वो कंटिन्यू हो सकती है। जी। सिंह साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए। आपके आईपीओ के लिए शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।